साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर मैं एच रोशन आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए फॉर्मेट पर काम करने के लिए। काफ़ी लंबा समय हो गया, 18 नवंबर के बाद लगभग 7 महीने बाद मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। लेकिन जो समय बीता है और जो बीत रहा है बहुत ही ट्रांजिशन फेज है पूरी दुनिया के लिए। सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने जीवन को संभालने में लगे हुए हैं। कोरोना काल ने हमें जीवन जीने के एक नए नज़रिए को पेश किया और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाई की प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है और इसी के चलते हम ये फॉर्मेट के साथ आपके लिए लेकर के उपस्थित हैं। कोरोना काल ने हमें और हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको किसी न किसी रूप में कोरोना ने प्रभावित ना किया हो। लेकिन जीवन संघर्ष करने का नाम है और संघर्ष करके जो जीतता है वही आगे जाता है। पृथ्वी पर उसी को रहने का अधिकार होता है। डार्विन का सिद्धांत कहता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर प्राणी संघर्ष करता रहता है और ये एक बड़ा संघर्ष चल रहा है हमारे जीवन को बचाने के लिए। मैं भी कोरोना से प्रभावित हुआ, काफ़ी दिनों तक तबीयत खराब रही और फिर आप लोगों की दुआओं से मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यूट्यूब के इस चैनल पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं पहले से और नए लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी मैसेजेस संवाद आए कि सर इसको चालू कीजिए और इस पर क्लासेज को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन क्लासेज कंटिन्यू करना संभव नहीं था, इसके कारण से हम नहीं कर पाए। कुछ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और समय के परेशानियों की वजह से। तो इस सब को ध्यान में रख करके ये काफ़ी अंतराल हो गया। इस अंतराल को अब पाटने की ज़रूरत है। इसको एक जो दूरियां बन गई थी इसको मिटा करके फिर से हम लोग चलेंगे और एक नए पैटर्न पर आपकी तैयारी कराने की पूरी प्रयास की जाए। और इसी के चलते हमने एक नया पैटर्न इस प्रकार का जिसमें आपको हम होमवर्क दे करके बच्चे को जैसे पढ़ाई करवाया जाता है वैसे ही पढ़ाई करवाने का एक नया प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको सिलेबस पहले से बताया जाएगा, टॉपिक पहले से बताया जाएगा, उसको पढ़ करके सेल्फ स्टडी कर लेना है और उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इसके तौर पर आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। टेस्ट सीरीज जो होगा वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होगा, वो टेस्ट के द्वारा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें कि कैसे हम जो टॉपिक पढ़े हैं उसको कैसे कॉन्सेप्चुअली समझें और उससे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। बीपीएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक, एनटीपीसी या जो भी परीक्षाएं आने वाले समय में होने वाली है उन सब पर ये एक प्रभावी तौर से काम करेगा। जिनका पढ़ा हुआ उनके लिए तो रामबाण होगा, जो नहीं भी पढ़े हैं वो नवजीवन कैंपस के मटेरियल्स को लेकर के जो नोट्स है, जो क्लास मटेरियल्स है, बुक्स है, उसको आप समग्र रूप से एकत्रित कीजिए और टॉपिक जो दिया जाता है 24 आवर में उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर दे, पारदर्शी कर दे, सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल हो, दिखने लगे। और दूसरा कि आपकी तैयारी एग्जाम के अनुसार हो सके, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक आपका आकलन, एक आइडिया फ्रेम दिमाग में हो जाए। और इसी के चलते ये एक नए प्रारूप पर हम काम कर रहे हैं और ये पहला टेस्ट है जिसका टॉपिक पहले से डाला जा चुका है। अभी पूरी तरह से स्मूथली ये सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक आध सप्ताह में सब कुछ स्मूथली हो जाएगा और पर डे चलेगा। अभी हो सकता है कि बीच में इंटरवल भी हो, 1 दिन 2 दिन इंटरवल पर टेस्ट ऑर्गेनाइज हो, लेकिन बहुत जल्द ही ये सिस्टमेटिकली पर डे चलेगा। तो सब लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जितने लोग जुड़े हुए थे वो तो हैं ही, और अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने क्विज सेंटर पर जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कियां हैं, जो आपके दोस्त हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं,
एक ग्रुप बना करके होमवर्क बनाइए और होमवर्क को कंप्लीट करके टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए पुराने फॉर्म में लौटते हैं और इस टेस्ट सीरीज का नाम रखा गया भक बुड़वक प्रश्न श्रृंखला। क्योंकि बिहार में एक बहुत ही चौपाल पर, नुक्कड़ पर बैठ करके, चाय की दुकान में, गांव में, दलान में, घर पर, बथान में, सब जगह लोग बैठते हैं और जब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ गलती बोलते हैं तो कह देता है भक बुड़वक तोरा कुछ समझ में ना आवा, एक ऐसे आंसर ना होगा है, ऐसे होगा है। तो उसी रूप में हम लोग समझने का प्रयास करें। और जानते होंगे कि ये बिहारीपन जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते होंगे, उन्होंने एग्जाम में लेट जाकर के भी जब एग्जाम लिखा तो एग्जामिनर ने लिखा उनकी कॉपी पर कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे और खैनी खाकर ही एग्जाम देते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि खैनी खाना अच्छी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा अंदाज जो भी हो, मगही हो, भोजपुरी हो, पटनिया भाषा हो, मैथिली भाषा हो, उन सभी भाषाओं का प्रभाव जो भी हो, हमारे टैलेंट पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। आज दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बिहारियों की देन है। तो उसी पैटर्न पर ये भक बुड़वक प्रश्न श्रृंखला शुरू किया हमने कि इससे बिहारीपन आए और बिहार के टैलेंट को हम निखार करके दुनिया के सामने रख सकें कि हमारे भले बोली जो भी है, हमारे रहन सहन जो भी है, लेकिन हमारे अंदर की स्टेमिना, हमारे प्रतिभा, हमारा जो क्षमता है उसका आकलन करने में कोई नजरअंदाज ना करे। चाणक्य के बारे में सुनते होंगे कि चाणक्य बहुत कुरूप थे और धनानंद ने उनके कुरूपता का मजाक उड़ाया था और कहा था कि एक कुरूप ब्राह्मण मगध में इस तरह का काम करने आया है। और वही चाणक्य धनानंद को गद्दी से उतार कर एक आम स्टूडेंट्स को, एक आम विद्यार्थी शिष्य को, चंद्रगुप्त को बैठा करके मगध का सम्राट बना देता है। तो यही वो धरती है, यही वो भूमि है जिस पर से अनेकों विभूतियां, अनेकों प्रतिभाएं पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। तो अपने अंदर के बिहारीपन को पहचानिए और इस बुड़वकपन से बाहर निकल करके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पुराने परफॉर्मा पर सबको एच रोशन की तरफ से पूरा पूरा स्वागत है इस चैनल पर। बोलिए सब मिलकर एक बार जय हो मैया की। और शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन आपने देखा होगा, बनाया होगा, सॉल्व किया होगा। 25 क्वेश्चन और ये 25 सिल्वर जुबली माना जाता है और सिल्वर जुबली के तौर पर ये क्वेश्चन है। ऐसा 25 क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और इसमें हमने 2 विषय और करंट अफेयर, 2 विषय, एक इतिहास और बायोलॉजी साइंस का एक पेपर और करंट अफेयर हमने शुरू किया। और बैलेंस लेकर चले हम, जितना हिस्ट्री, जितना साइंस और उतना ही करंट अफेयर। और इस प्रकार 3-3 विषय हम लेकर के चलेंगे। करंट अफेयर इनफॉर्मली चलता रहेगा और सब्जेक्ट भी 2 विषय लेकर चलेंगे। 2 विषय जो खत्म होगा तो इसके जगह दूसरा 2 विषय आ जाएगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी तक के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। तो चलते हैं, बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करें। क्वेश्चन बनाए होंगे, एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और उसका ऑप्शन और उसको देख करके सॉल्व करना। और ईमानदारी से आप लोग जब अंत हो जाए तो अपना अपना स्कोर जारी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। और जो भी चीजें, जो कमियां लगती है, जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न में, लेवल में कुछ परेशानी लगती है तो वो जरूर सुझाव दें। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत रहे। तो चलिए इस बिहार की, मगध की धरती से शुरू करते हैं इस टेस्ट क्वेश्चन के पहले सेट को। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन इतिहास का, बहुत इंपॉर्टेंट। हेरोडेटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा था? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा, पहला ऑप्शन है आयोनिक भाषा, दूसरा ग्रीक भाषा, तीसरा लैटिन भाषा, चौथा फ्रेंच भाषा और पांचवा है नन या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। ये आपको दिया गया 5 ऑप्शन, इसलिए कि बीपीएससी में आजकल 5 क्वेश्चन का पैटर्न है, 5 ऑप्शन का। और उसमें ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ई में अक्सर लोग उलझ जाते हैं। तो हेरोडेटस को हिस्टोरिका का राइटर माना जाता है और इवन की हिस्ट्री की शुरुआत भी हेरोडेटस ने किया। और हिस्ट्री की शुरुआत हेरोडेटस ने किया और इसलिए हेरोडेटस को
इतिहास का जनक या पिता माना जाता है। और हिस्टोरिका जो पुस्तक लिखी गई हेरोडोटस के द्वारा, हेरोडोटस ग्रीक या यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने जो भाषा प्रयोग किया वो अपने लोकल भाषा, जैसे हमने कहा अभी मगहिया भाषा, बुड़बक, मर्दे तहने महाराज ये कहते हैं, कहा यो जी सुना यो जी, समझ में आ रहा है ना जी, कोई के दिक्कत ना हको। ये क्या है, एक लोकल भाषा है, पटना की, मगध की, गया की, नालंदा की, तो ये लोकल भाषा। उसी तरह से ग्रीक में भाषा जो लोकल था एक आयोनिक भाषा, और आयोनिक भाषा में हिस्टोरिका लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा, और इसलिए पहली पुस्तक इतिहास की होने की वजह से उनको इतिहास का जनक माना गया। अब ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो ऑप्शन है एक तो ग्रीक है और एक है आयोनिक, और आयोनिक कोई अलग भाषा नहीं है, ग्रीक की ही भाषा है। तो ग्रीक भाषा में ही क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज आयोनिक, तो ग्रीक भी कह सकते हैं, आयोनिक भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आयोनिक मारा होगा, ये ध्यान नहीं गया हो कि आयोनिक है तो आयोनिक ग्रीक भाषा का ही हिस्सा है, और इसलिए दोनों आंसर सही होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी के एग्जाम में ई चला जाएगा। नॉर्मल एग्जाम देंगे तो आयोनिक भाषा ही सही होगा, लेकिन नॉर्मल एग्जाम से यूपीएससी बीपीएससी में बैठेंगे तो चीजों को समझना होगा, क्योंकि ग्रीक भाषा है और ग्रीक में ही आयोनिक भी आता है, इसलिए आंसर आयोनिक ना होकर के ई होगा। तो चलो बताओ दोस्तों कितनों लोगों का सही हुआ, ई कितने लोगों ने मारा। और ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखना, बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत हिट करेगा और ऐसे क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिला देंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में रिलैक्स होकर के, प्रेशर में ना करके मुस्कुराते हुए सवाल को हल करें और बिल्कुल मजा लें, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए, ऑप्शन देखिए और बनाइए। जो बना चुके हैं उनके लिए डिस्कशन समझना है, और जो नहीं बनाए हैं, अभी जुड़े हैं चैनल से, उसको बनाएं। पहला ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का प्रवेश भारत में कब हुआ। पहला ऑप्शन 1498 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 570 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 712 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1206 ईस्वी, और पांचवा ऑप्शन नन या मोर देन वन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस्लाम धर्म कब आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की भूमि सनातन धर्मों के लिए जानी जाती है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म, जिसका कार्यकाल माना जाता है कि भारत में प्रभावी जो है वो 30 लाख बीसी से लेकर चलते हम लोग और 710 ईस्वी तक माना जाता है सनातन धर्म का पर्व, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। उसके अलावा 570 ईस्वी, ध्यान रखे होंगे कि 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, जिनको इस्लाम धर्म का जनक माना जाता है, उन्हीं की देन है इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैला। 1498 ईस्वी, पता होगा, वास्को डी गामा भारत आता है, और उस समय से ईसाई धर्म का प्रवेश भारत में होता है, क्योंकि वो पुर्तगाली थे और पुर्तगाल में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। 712 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और भारत के सिंध प्रांत पर हमला करके उसको विजित कर लेता है। और मोहम्मद बिन कासिम का भारत में प्रवेश इस्लाम धर्म का प्रवेश माना जाता है। इसके पहले इस्लाम का प्रभाव भारत में नहीं था, न इस्लाम मानने वाले लोग थे और न ही इस्लाम के बारे में लोगों को पता था। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और उन्हीं के साथ इस्लाम संस्कृति, इस्लाम धर्म का प्रभाव धीरे धीरे भारत में फैलने लगता है, और इसलिए इस्लाम धर्म का प्रवेश 712 ईस्वी में माना जाता है। तो आंसर इसका सी सही होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है कि 1206 ईस्वी एक इंपॉर्टेंट ईयर है, जब इस्लाम के मानने वाले लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बख्श की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत को भी स्थापित कर दिया और पहला सुल्तान होने का एक नया कॉन्सेप्ट भारत में आया। तो 1206 भी है जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का ईयर माना जाता है। चारों ईयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूछा गया इस्लाम धर्म प्रवेश भारत में कब किया, तो 712 ईस्वी। उसके पहले सनातन धर्म मान लो कहीं प्रभाव था, तो आंसर दूसरा का सी। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत पर सर्वाधिक समय तक किस धर्म के अनुयायियों ने शासन किया। भारत पर किस धर्म के अनुयायियों ने सर्वाधिक शासन किया, किस धर्म के अनुयायियों। ऑप्शन है इस्लाम धर्म के लोगों ने, ईसाई धर्म के लोगों ने,
सनातन धर्म के लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने। इसका आंसर हम पहले ही बता चुके, दूसरा क्वेश्चन में ही डिस्कशन के दौरान। क्योंकि ध्यान रखना है कि हमने कहा कि जो सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन मतलब होता है जिसका और अंत पता ना हो, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कोई पता नहीं। ये आदि काल से है, जब से माना जाता है पृथ्वी है, जब से मानव सब हुआ तब से सनातन धर्म है। हर धर्म के ओरिजिन का पता है कि इस समय शुरू हुआ। सनातन धर्म के ओरिजिन का, उसका उद्गम, उत्पत्ति किसी को पता नहीं कि कब हिंदू धर्म शुरू हुआ, किसने शुरू किया। इसके लिए सनातन धर्म कहते हैं। ज्योग्राफी में एक हवा चलती है, सनातनी हवा, ऐसी हवा जो पृथ्वी पर हमेशा चलती रहती है, उसको सनातनी हवा कहते हैं। तो सनातन मतलब एज यूजुअल, जो हमेशा से है। और सनातन धर्म का जो प्रभाव है वो 30 लाख बीसी से शुरू होकर के 30 लाख बीसी से शुरू होकर 712 एडी माना जाता है। यही काल है जब सनातन धर्म चलता है। और 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है। और ईसाई लोग 1498 में वास्को डिगामा भारत आता है। और तब से लेकर 1948 तक भारत में ईसाई धर्म के लोगों का प्रभाव या प्रशासन चलता रहता है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा समय तक सनातन धर्म के लोग अनुयायी के रूप में काम किए और इन्हीं अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था चलाई गई। तो आंसर जो होगा इसका सी, सनातन धर्म। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मानव में सभ्यता का विकास किस काल में हुआ? पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, प्राक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, हड़प्पा काल, नन या मोर देन वन। कोई नहीं सही है या एक से अधिक सही। तो सभ्यता का विकास, सभ्य मतलब आदमी में समझ आ गया, गलती सही पहचानने का, क्या सही है क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए, एक सोसाइटी बनाकर रहना चाहिए, सिविलाइज्ड हो गया, मतलब विवेक आ गया। क्योंकि मानव का क्रम है, जानवर से मानव बना है। पहले बंदर थे, बंदर के पहले सांप की फैमिली थी, बंदर फिर धीरे धीरे चेंज करते मानव बना, और तब उसको विवेक आया, दिमाग का विकास हो गया। तो कहते हैं सब हो गया, मानव समझदार हो गया। तो इस समझदार होने का विकास का काम कब शुरू हुआ, किस काल में शुरू हुआ? तो 3 काल इंपॉर्टेंट, प्राक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक काल उस काल को कहते हैं जिस समय कोई सभ्यता नहीं थी, मानव को कोई चीज की समझ ही नहीं थी, तो सभ्यता का कहां प्रश्न नहीं उठता। इसलिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं, कुछ गुफाएं नहीं बनाई, कुछ चित्रकारी नहीं किया, कुछ सभ्यता था ही नहीं। आदि ऐतिहासिक काल आते आते लोगों में समझ पैदा हो गया था, कुछ लिखना लगे थे, कुछ लिपियों का विकास कर लिया, गुफाओं में चित्रकारी करने लगे, ग्रुप में रहने लगे, गुफा में रहने लगे, कंदमूल खाने लगे। तो ये जो सभ्यता आया वो आदि ऐतिहासिक काल, लेकिन पूर्ण सभ्यता नहीं था। बाद में ऐतिहासिक काल आ गया, और ऐतिहासिक काल आते आते मानव पूरी तरह से सब हो गया, अब सब चीज समझने लगा, पढ़ने लगा। तो विकास जो सभ्यता होता है वो आदि ऐतिहासिक काल में, जो हड़प्पा सभ्यता के काल को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल प्राक काल है, और हड़प्पा सभ्यता का काल आदि ऐतिहासिक काल में आता है। क्योंकि उसके लेख को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, सब थे लिखा भी, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल आते आते पूरी तरह सभ्यता का विकास हो गया। हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल या 600 ईस्वी के बाद का जो काल है, वो 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल जो है क्या है, तो वो ऐतिहासिक काल में आता है। तो ये ध्यान रखना है कि सभ्यता का विकास जो होता है आदि ऐतिहासिक काल में होता है। जबकि पूर्ण अगर लगा देता, यही सवाल पूछता कि पूर्ण सभ्यता का विकास कब हो गया, तो ऐतिहासिक काल आ जाए। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या करा है, सिर्फ सभ्यता का विकास पूछ रहा है या पूर्ण पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक, देवनागरी, और 5वां है नन या मोर देन वन। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पता होगा कि सबसे पहला जो अभिलेख लिखा गया था, अभिलेख क्या होता है ये सबको पता है। अभिलेख शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेख के अध्ययन को। राजा महाराजा पुराने समय जब होते थे तो अपने उपलब्धियों को, अपने ने जो किया, युद्ध जीता, तो युद्ध के स्मारक के तौर पर शिलालेख बनाते थे। पत्थर का टुकड़ा काट दिया, उस पर लिखाई कर दिया, छेनी हथौड़े से कटाई करके अपना अंकित करवा दिया। तो वैसे चीज जो मिलता है खुदाई में, उसको अभिलेख कहते हैं। ताम्रपत्र अभिलेख, शिलालेख, बहुत सारे
अभिलेख मिले हैं खुदाई। तो जो लिखा रहता है उसको कहा जाता है कि सबसे पहले कब पढ़ा गया। तो सबसे पहला जो अभिलेख पढ़ा गया था वो अशोक का अभिलेख, और पढ़ा जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। उसके पहले कि किसी भी अभिलेख को पढ़ा नहीं जा सका। और अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानता ब्राह्मी लिपि की दिखाई पड़ती है। ब्राह्मी के बाद खरोष्टी, अरमाइक, ये सब लिपियों का भी कुछ उसमें संग्रह मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रयोग जो हुआ वो ब्राह्मी लिपि का। और जो लिखा गया था ये चापड़ के द्वारा, और चापड़ ने 1837 ईस्वी में जो लिखा था, चापड़ ने उसको जेम्स रिसर ने पढ़कर अनुवाद किया कि इस लेख में लिखा हुआ क्या है। और वो जो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में, और ब्राह्मी लिपि पता होगा कि ब्रह्मा की देन मानी जाती है। जो ब्रह्मा सनातन धर्म में ईश्वर का प्रतीक है, उन्हीं को माना, तो उन्होंने इसको लिखा। और जो लिखा जाता है वो बाएं से दाएं लिखते हैं। जैसे देवनागरी लिपि हम लोग हिंदी लिखते हैं, वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ही लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और खरोष्टी लिपि अरमाइक की ही देन है, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो पहला अभिलेख लिखा गया था, अभिलेख पढ़ा गया था जेम्स प्रिसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। अशोक का अभिलेख था, वो अभिलेख लिखा था चापड़ ने। तो ये ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। छठा, बोगाज कोई अभिलेख के अनुसार आर्य मध्य एशिया से प्रवास के क्रम में सर्वप्रथम कहां रुके थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख। ये मध्य एशिया में मिला था 1400 ईस्वी पूर्व। ये अभिलेख है, जिसको संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। तो कहा गया कि वह अभिलेख जो मिला, उस अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया से जब चले आर्य, तो सर्वप्रथम प्रवास के दौरान कहां पर रुके थे। ऑप्शन है इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सिंध। कहां पर रुके थे पहली बार। तो मध्य एशिया जो कैस्पियन सागर का क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कैस्पियन सागर के क्षेत्र में 10,000 वर्ष पहले होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का विकास हुआ। और यहीं से वो प्रवास के लिए, जब दिमाग आ गया, ज्ञानी हो गया मानव, तो अपने प्रवास के लिए इधर उधर जाने लगे। प्रवास मतलब होता है भोजन और रहने का जगह ढूंढना। आज भी मानव मजदूर बिहार से लोग पूरे दुनिया में प्रवास करते हैं। बिहारी ऐसे प्रजाति हैं मानव के जो दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं। भारत के लिए तो हर राज्य में मिलता है, इसलिए बिहारी हर जगह से धक्के मुक्के खाता है। लेकिन जहां भी गया झंडे गाड़ा। हमारे बुड़वकपन को, हमारे बिहारीपन को लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन बिहारियों के बल पर ही आज देश दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, मैथ का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ। तो इसमें बिहारी का बहुत बड़ा देन है। इसलिए कभी भी बिहारीपन पर अफसोस न करें, गर्व करें। गौरव की बात है कि हम उस धरती से हैं जहां पर अनेक बड़े बड़े विभूतियों जन्म लिया। तो ध्यान रखना है कि 10,000 ईस्वी, 10,000 वर्ष पहले होमोसेपियंस मानव का विकास कैस्पियन सागर के किनारे हुआ, और वहां से प्रवास के लिए चले, जो मध्य एशिया का क्षेत्र है। और मध्य एशिया से चले तो मध्य एशिया यहां मान ले, और मध्य एशिया में यहां से चले तो यहां से आकर के पहली बार ये ईरान में रुकते हैं, जिसको फारस कहते हैं। ईरान में आकर रुक जाते हैं, और मानव विवेकशील था, सोचना शुरू करता है किधर जाना चाहिए। और ईरान से चलते हैं, कुछ पूरब की तरफ चले जाते हैं और कुछ पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो यहां से चले मध्य एशिया से, इसको मध्य एशिया मान ले, तो मध्य एशिया से चलते हैं और ईरान में रुकते हैं। ईरान से विचार करते हैं कि हमें पूरब चला जाए और पश्चिम चला जाए। कुछ को पसंद आया पूरब जाना, कुछ को पश्चिम जाना। पूरब चले तो यहां पर आकर के एक सभ्यता का जन्म दिया, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। और पश्चिम में चल करके पाश्चात्य सभ्यता का जन्म हुआ। तो ये ध्यान रखना। और इसलिए जब पूछा गया है तो यहाँ मध्य एशिया से 10,000 वर्ष पूर्व चला, और पहली बार ईरान में रुका। ईरान के बाद पूरब की तरफ वैदिक सभ्यता और पश्चिम की तरफ पाश्चात्य सभ्यता, जिसको पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। और आगे क्वेश्चन आएगा जब चैप्टर बदलेगा, तो इसमें बहुत सारा और भी तथ्य है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आंसर जो होगा यहाँ पर ईरान, पहली बार कहाँ रुके तो ईरान। तो ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं सबका सही जा रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 25 में 25 सही होना चाहिए। अगला सवाल कि भारत में सर्वप्रथम किस धातु के सिक्का बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिक्का से बहुत सवाल पूछता है। सिक्का किसी भी राज्य के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब चीजों का प्रतीक है।
इतिहास का स्रोत चैप्टर था और इतिहास के स्रोत का ये सब इंपॉर्टेंट सवाल, प्राचीन भारत कैसे लिखा जाए, कहां से हम उठाएं, क्या उसका साक्ष्य है, इससे संबंधित। और एग्जाम में इस टॉपिक से एक सवाल रहता ही रहता है, चाहे बीपीएससी में बैठे, चाहे दरोगा में बैठे, सचिवालय में बैठे, एक सवाल रहेगा। तो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस धातु का सिक्का बनाया गया था? धातु तांबा, चांदी, सोना, लोहा, कौन सा? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर जो होगा, ये ध्यान रखना है, चांदी। तो चांदी का सबसे पहले सिक्का चलाया गया 600 ईस्वी पूर्व। तो 600 ईस्वी पूर्व सबसे पहले चांदी से सिक्के बनाने का प्रचलन है और इस सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को पंचमार्क भी बोलते थे या इसी को करसापन भी कहा जाता था। तो ये सब सवाल पूछता है एग्जाम। चांदी के बाद तांबे का और तांबे के बाद सोने का। तो पहला जो सिक्का चलाया गया भारत में वो चांदी का, जिसका नाम था आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। तो ध्यान रखना कि पहला जो धातु का सिक्का चला वो चांदी का। आगे आएगा, बहुत सारे सिक्के के बारे में प्रश्न मिलेगा, उसको हम लोग देखेंगे। 8वां सवाल कि राजगीर स्थित बेलू वन किसका उदाहरण है? स्तूप, चैत्य, विहार या अवशेष? तो बेलू वन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगीर जाते होंगे तो आपको मिलता होगा बेलू वन, आज भी है, लोग घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल। और बेलू वन एक विहार हुआ करता था। बिहार भारत में एक ऐसा जगह जहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी रहते थे, निवास करते थे। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के रहने वाली जगह को ही बिहार कहा जाता था और बिहार से बिहार बना। ये राज्य जो है इसी बिहार का एक आगे चल करके बदला हुआ स्वरूप है, बिहार से बिहार हो गया और अब हम लोग बिहारी कहला रहे हैं। तो ये बिहार बुद्ध के या बुद्ध से के मानने वाले अनुयायियों का एक निवास स्थल हुआ करता था और इसके चलते राजा लोग बिहार का निर्माण कराते थे। तो मगध का क्षेत्र था, बेनू वन भी एक बिहार के रूप में विकसित था। तो ये ध्यान रखना है कि बिहार के रूप में जाना जाता था बेनू वन को। जबकि स्तूप क्या था? तो बुद्ध के अस्थि कलश को बांट करके स्तूप बनाया गया था अर्धचंद्राकार रूप में। जबकि चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता था कि बौद्ध धर्म मानने वाले का जो पूजा स्थल होता था वो चैत्य के नाम से जाना जाता था। अवशेष खुदाई में कुछ मिलता है तो अवशेष के रूप में दिखता है, जैसे नालंदा खंडहर अवशेष। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो बिहार है। बेनू वन क्या है? तो एक बिहार का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। इतिहास का 9वां सवाल और इस चैप्टर का आखिरी सवाल इस टॉपिक में। आगे और भी सवाल मिलेगा जब हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कह रहा है कि किस वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में? साम वेद में, यजुर्वेद में, ऋग वेद में, अथर्व वेद में, किसमें? तो वर्ण मतलब होता है जाति। तो जातियों में बांटने का जो प्रक्रिया है कि क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, ये वर्ण व्यवस्था का चर्चा सबसे पहले किस वेद में मिला? तो 4 वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद आपको पता होगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही कई मंडल मतलब भाग होता है, विभाजित किया गया। और उसी में एक मंडल है 10वां मंडल। और उसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है। और पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल में, उसी में शूद्र शब्द का वर्णन किया गया। और शूद्र एक जाति से संबंधित है, इसलिए माना जाता है कि ऋग्वेद ही वह वेद है जिसमें पहली बार जाति या वर्ण की चर्चा की गई। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ध्यान रखना। तो ये आपका इतिहास का आज का सवाल। सामवेद के बारे में पता होगा कि ये गानों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें मंत्र का जो उच्चारण है वो गाने के रूप में, गान के रूप में, गीत के रूप में किया जाता है। ये ध्यान रखना। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित क्रियाओं को बताया गया है और इसलिए इसको यज्ञ संबंधित वेद के रूप में देखा जाता है। तो ये इतिहास का सवाल। आप लोग को इतिहास में 9 से 9 में 9 आया होगा, हमको पता है। जो नवजीवन से जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं, जिनका रिवीजन है, वो सब सवाल हल किए होंगे और एग्जाम में ही ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे
जिसको हल करने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब साइंस में बायोलॉजी से सवाल है 9। पहला सवाल कि लाइफ साइंस का जनक किसे माना जाता है? तो लाइफ साइंस का जनक बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले तो समझना है कि लाइफ साइंस क्या होता है। तो जीवन के विज्ञान को लाइफ साइंस कहते हैं और इसी को आजकल लाइफ साइंस के रूप में और पहले बायोलॉजी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि बायो मतलब लाइफ होता है और बायो से लाइफ और लॉगी या लोगस से स्टडी के बारे में पता चलता है। तो लाइफ और स्टडी दोनों को मिला दें तो बायोलॉजी होता है। और आजकल इसी लाइफ और स्टडी को मिला करके एक नया वर्ड आ गया है लाइफ साइंस। और ये लाइफ साइंस शुरू हुआ था सबसे पहले अरस्तु के द्वारा, क्योंकि अरस्तु ने ही एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमैलम, जो 500 प्रकार के जानवरों को बताता था। तो ऑप्शन आपको दिया गया है अरस्तु, लेमार्क, थियोक्रेटस या हिप्पोक्रेटस। तो इसमें अरस्तु ने लिखा हिस्टोरिया एनिमैलम और इसी के चलते अरस्तु को लाइफ साइंस का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जबकि लेमार्क बायोलॉजी शब्द के जनक माने जाते हैं। बायोलॉजी जो दुनिया में सब पढ़ा जा रहा है वो लेमार्क की देन है। और थियोक्रेटस को बोटनी का पिता, बोटनी मतलब समझते होंगे जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है, तो बोटनी का पिता थियोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस जिन्होंने पहली बार दवाई बनाया, बीमारियों को ठीक करने का तरीका निकाला, और इसलिए हिप्पोक्रेटस को मेडिसिन का जनक माना जाता है, औषधि विज्ञान का पिता। तो आपके लिए जो पूछा गया लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइंस को बायोलॉजी समझना है और बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। तो आपका आंसर जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन का ए। 12 नंबर में देखें, कह रहा है इनमें से किस स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक होता है? तो स्तनधारी समझते होंगे, स्तनधारी मैमल्स को कहते हैं। और मैमल्स का एक कैरेक्टर है कि मैमल्स का जो आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता ही नहीं। लेकिन दो मैमल्स है, एक है कैमल और एक है लामा। ऑप्शन जो दिया गया है आपको, हाथी, मानव, ऊंट, लामा, नन या मोर देन 1, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑप्शन देखिए और हल कीजिए। तो हल करेंगे तो हमने कहा मैमल्स क्या जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। स्तनधारी जितना भी, जैसे मानव स्तनधारी है तो हमारे जो आरबीसी है ब्लड में उसमें केंद्रक नहीं है। लेकिन ये दो जानवर है कैमल और लामा, ये दोनों में केंद्रक होता है। और ऑप्शन में आपका कैमल भी है और लामा भी है, इसलिए आंसर ये दो सही हो जाने की वजह से आंसर क्या चला जाएगा? ई हो। बीपीएससी में ऐसा सवाल बहुत पूछेगा आपसे। 13 नंबर सवाल, सांप के वर्ग का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो सांप समझते हैं, सांप की फैमिली को रेप्टाइल्स कहा जाता है, हिंदी में सरीसृप। सरीसृप का मतलब रेंग कर चलने वाले प्राणी। किसको चलने वाले? रेंग कर चलने वाले। और रेंगने वाला सांप होता है, सरक कर चलता है, बॉडी को घसीट कर चलता है। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं इसका अध्ययन किस ब्रांच में होता है? ऑप्शन दे रहा है हर हिमेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इंटोमोलॉजी। तो सांप का जो फैमिली है रेप्टाइल्स, इसका अध्ययन एक ब्रांच में होता है जिसका नाम है हर्पेटोलॉजी। यही सांप की फैमिली, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ, ये सब इसी फैमिली में है और इसका अध्ययन हर्पेटोलॉजी में होता है। पहला ऑप्शन हिमेटोलॉजी है और दूसरा है ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है और हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन होता है, जबकि एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट का अध्ययन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पूछेगा एग्जाम। कभी पक्षी पूछेगा, कभी सांप पूछेगा, कभी कीट पूछ देगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, अंडा देने वाला स्तनधारी नहीं है। अंडा देने वाला स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन है इकिडना, प्लेटिपस, कंगारू, वेल, नन या मोर देन 1। कौन है जो अंडा देने वाला स्तनधारी नहीं? तो अंडा देने वाला स्तनधारी, मैमल्स की हमने चर्चा किया कि मैमल्स क्या है।
तो मैमल्स स्तनधारी को कहते हैं। स्तनधारी का 3 कैरेक्टर होता है। स्तनधारी अगर लिखते हैं तो स्तनधारी लिखने का 3 कैरेक्टर। पहला कि शरीर पर बाल होना चाहिए, माँ जो है बच्चे को दूध पिलाए और माँ बच्चे को जन्म दे, ये 3 काम करता है वो स्तनधारी होता है। क्या होना चाहिए? शरीर पर बाल हो, माँ जो हो वो बच्चे को दूध पिलाए और साथ में साथ बच्चे को जन्म देना चाहिए। अंडा नहीं देना चाहिए। अंडा देने वाला पक्षी हो सकता है, मछली हो सकता है, सांप हो सकता है, वो स्तनधारी नहीं होगा। तो जो बच्चे को जन्म देता है वो स्तनधारी। लेकिन कह रहा है वैसा स्तनधारी जो बच्चा नहीं देता, अंडा देता है। ऑप्शन ए किडना, प्लेटिपस, कंगारू, व्हेल, नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, बनाए फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, सब तो टू द टंग होना चाहिए। और ऐसा सवाल बार बार पूछता है एग्जाम। तो इकिडना और प्लेटिपस ये 2 ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है। स्तनधारी तो है लेकिन अंडा देता है, बच्चा नहीं देता। और अंडे से जब बच्चे निकल आते हैं तो मां दूध पिलाती है। ये यूनिक प्राणी है पृथ्वी का। 2 इकिडना और प्लेटिपस। तो 2 ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? आंसर ई होगा। कौन आंसर होगा? ई, क्योंकि मोर देन 1 है, नहीं है, दे रहा है, नहीं है। तो इकिडना प्लेटिपस तो है, कौन नहीं है? तो कंगारू और वेल, ये दोनों नहीं, ये दोनों बच्चे देता है। कंगारू भी बच्चा देता है, वेल भी बच्चा देता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ई होगा। ये ध्यान रखना है, नहीं है तो भी होगा। और अगर पूछता है कि कौन देता है तो भी, चूंकि 2 ऑप्शन सही, 2 देने वाला है अंडा और 2 नहीं देने वाला, तो आंसर ई होगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है मशरूम के वर्ग का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो मशरूम का वर्ग, मशरूम एक प्लांट है जो खाते हैं हम लोग भोजन के रूप में। और मशरूम क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। मांस, मछली, अंडा सबसे, उन सबसे भी ज्यादा प्रोटीन मशरूम में होता है। इसलिए आजकल मशरूम भोजन में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक। कवक क्या होता है? तो एक ऐसा पौधा जिसका रंग सफेद हो, हरा ना हो, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, वो कवक होता है। जैसे मशरूम सफेद सफेद होता है और वह मशरूम प्रोटीन का स्रोत है, सब पूछेगा एग्जाम में। और ये एक कवक है। और कवक का अध्ययन किस ब्रांच में? ऑप्शन दे रहा है, पहला फाइकोलॉजी, दूसरा पोमोलॉजी, तीसरा एंटोमोलॉजी, एनाटॉमी, और चौथा माइकोलॉजी, या 5वां। तो ई आंसर है। ई ऑप्शन आपको पता है क्या है? तो यहां ध्यान रखना है कि मशरूम कवक है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। पहला टॉपिक था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से या इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी से। आगे अगला चैप्टर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबके लिए तैयार करें और उसके हिसाब से तैयारी करते रहें। तो यहाँ माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। लेकिन 4 जो ऑप्शन है, फाइकोलॉजी में क्या होता है? तो एल्गी का, शैवाल का अध्ययन, जो हरा काई होता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन होता है, जो फल हम लोग खाते हैं उसका अध्ययन करना होगा तो पोमोलॉजी। और किसी के बॉडी को काट छाट के देखना है तो एनाटॉमी। और माइकोलॉजी अभी हमने बताया, कवक का अध्ययन। तो आंसर इसका डी होगा। 16 नंबर सवाल कि टिश्यू का अध्ययन किस शाखा में होता है? टिश्यू समझते होंगे, तो टिश्यू ध्यान रखना, टिश्यू क्या होता है? तो इसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। उत्तक क्या है? तो सेल का समूह है। जब सेल ग्रुप में होता है तो उसको उत्तक कहा जाता है। और उत्तक का अध्ययन होता है एक अलग ब्रांच में। ऑप्शन दे रहा है साइटोलॉजी, इवोल्यूशन, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन एक अलग ब्रांच में होता है साइंस का, जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। ये याद रखना। और हिस्टोलॉजी ऑप्शन है आपका सी। जबकि साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन होता है, इवोल्यूशन में ऑरिजिन ऑफ लाइफ का, जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन होता है। जो हमारे शरीर में बोन है उसका अध्ययन करेंगे तो ऑस्टियोलॉजी होगा। और सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 17 नंबर सवाल कि न्यूरॉन से संबंधित विज्ञान की शाखा, न्यूरॉन से संबंधित विज्ञान की शाखा। तो न्यूरॉन एक वर्ड है, न्यूरॉन ये सेल का नाम है। और न्यूरॉन से बना है हमारा नर्वस सिस्टम। जैसे दिमाग जो है न्यूरॉन से काम कर रहा है, हम सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम का अध्ययन जो होता है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन है 4 आपको दिया गया था, सबने बनाया होगा। पहला ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या ओटोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी न्यूरॉन का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, और डर्मेटोलॉजी स्किन का अध्ययन, ओटोलॉजी
कान का अध्ययन। तो इतना ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, न्यूरोलॉजी। 18 नंबर सवाल कहता है कि वंशानुगति का अध्ययन किस शाखा में होता है? वंशानुगति समझते हो? वंशानुगति को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाना। एक बच्चा माता पिता से ऐसा दिखता है, बोल देते करे फलानमा का बेटवा जो है उनके जैसा दिखता है बिल्कुल, या ये जो लड़का है अपने दादा जैसा लगता है। तो क्या है? वंशानुगति है, कैरेक्टर का एक वंश से दूसरे वंश में चला जाना। और इसलिए हेरिडिटी का अध्ययन जो होता है एक अलग विज्ञान है, जिसको यूजेनिक्स, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन या यूफेनिक्स, ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कौन सा विज्ञान है। तो जो विज्ञान है हेरिडिटी का, इसको हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, आनुवंशिकी के अंतर्गत। आनुवंशिकी में हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन होता है। माता पिता से बच्चे समान दिखते हैं क्योंकि वो डीएनए माता पिता से बच्चों में जाता है, और डीएनए कैरेक्टर को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। क्योंकि सारा जो जीव का खेल है वो डीएनए से, जो हमारा गुण सूत्र है, जो आनुवंशिक मटेरियल, और उसी का मेन स्टडी जो किया जाता है वो जेनेटिक्स में। आज जो कोविड-19 की बात हो रही है, स्ट्रेन चेंज कर रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, ये सब वही डीएनए का स्टडी करके पता चलता है कि कौन से जीव का डीएनए कैसा, वो क्या बिहेव करेगा, किस तरह से वो आगे बिहेव करने वाला। तो ध्यान रखना। तो यही था बायोलॉजी का कुछ सवाल। अब आज करंट अफेयर दिया गया था आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच का, 2021 जनवरी से शुरू किया हमने। पहला जो सवाल है कि सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नन या मोर देन वन। प्रवासी समझते हैं, अभी हमने कहा था कि प्रवास करके मानव मध्य एशिया से पूरब चला गया, पश्चिम चला गया। हमने कहा भारतीय प्रवास करते हैं, बिहारी प्रवास करते हैं, भोजन और आवास के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो प्रवास के लिए भारतीय आज दुनिया के कोने कोने में जा चुके हैं, और उसी को समझना कि कोने कोने में जो जाते हैं वो ध्यान रखना है कि वो कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जाकर आज रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनका घर तो भारत है लेकिन काम करने के लिए दूसरे देश चले गए। तो आंसर जो है ये यूएई। ये डाटा आया था 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए और इसी उन्हीं के याद में यह मनाते हैं। तो पहले जो डाटा था वो अमेरिका का नंबर 1 था कि भारतीय सबसे ज्यादा अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अभी उसको पछाड़ करके यूएई पहला देश बन गया जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। तो आंसर जो होगा डी, यूएई। और दूसरे स्थान पर अमेरिका। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्रवासी यूएई में रहते हैं। 20वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, करंट अफेयर से। सहजन के पत्ते में कौन सा विटामिन की प्रचुरता है? सहजन समझते हैं, ड्रम स्टिक, मुनगा खाते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनगा की सब्जी बहुत अच्छा लगा है जी, बहुत खाते हैं, बहुत मजेदार, और उतना ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है उसका। तो कौन सा विटामिन? तो ध्यान रखना है कि सहजन के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है बहुत, और इसका पाउडर बना करके भारत इसका एक्सपोर्ट कर रहा है, और पहला जो कंसाइनमेंट भेजा गया वो अमेरिका को। तो चर्चा में है कि सहजन के पाउडर का भारत अब निर्यात कर रहा है क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का स्रोत माना जाता है, और पहला कंसाइनमेंट अमेरिका को निर्यात के रूप में भेजा गया। तो आंसर जो होगा सी, 21 नंबर। सुकन्या समृद्धि योजना कितने साल पूरे हो गए? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो लाया गया था अविवाहित बालिकाओं के लिए, जिनका 250 रुपये के द्वारा खाता खोला जाता है और पैसे सरकार के द्वारा जमा करके उनके विवाह के पूर्व उनके पढ़ाई पर, उनके सब चीज पर, जो उनका पालन पोषण है उस पर खर्च किया जा सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान था, उसी के तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था। कह रहा कितने साल पूरे हो गए? तो याद रखना है सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में चालू हुआ था, और 2021 में इसके कितने साल हो गए? तो 4 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल। तो ये ध्यान रखना है 2015 में शुरू हुआ, तो सुकन्या समृद्धि योजना का 6 साल पूरा हो गया। अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये से खोला जा सकता है, और ये सिर्फ अविवाहित बालिकाओं के लिए, विवाह के बाद ये खाता क्लोज हो जाता है। तो ध्यान रखना,
सुकन्या समृद्धि योजना। 22वां सवाल है कि एम्स नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? बहुत चर्चा में है एम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार में दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना की जा रही है। उसके बाद गुजरात के राजकोट में एम्स का स्थापना हो रहा है। बहुत बड़ा मेडिकल संस्थान है जहां पर इलाज की उत्तम व्यवस्था होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहला दिल्ली में बना। तो एम्स की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है 1947 में, 51 में, 54 में, 56 में। तो ध्यान रखना है कि जो स्थापना हुआ था 1956 में एम्स दिल्ली का। तो आंसर जो होगा डी। कह रहा है इस साल डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे रक्षा क्षेत्र को सैन्य उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, युद्ध के सामान, तकनीक का विकास करके हमारे सेना को मजबूती प्रदान करता है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली है। ध्यान रखना है कौन सा स्थापना दिवस, 56वां, 59वां, 62वां या 63वां। तो ध्यान रखना है कि डीआरडीओ का ये जो इस साल मनाया गया जनवरी में, वो 63वां था। और 63वां इस हिसाब से कि 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था और इसलिए उसके स्थापना का आज 63 वर्ष पूरा हो गया 2021 में। और एक इंपॉर्टेंट संगठन है, आज डीआरडीओ बना ही नहीं रहा है, आज सैन्य उत्पादों के निर्यात पर भी काम कर रहा है कि आज भारत सैन्य उपकरण खरीदने के साथ अब एक बड़े निर्यातक देश के रूप में भी उभर रहा है। उसमें डीआरडीओ की बड़ी भूमिका है, जिसके आज वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो ध्यान रखना है डीआरडीओ का स्थापना दिवस कौन सा था? तो 63वां। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कि भारत में कुल कितने आईआईएम हैं? 20, 18, 16, 14 या ई ऑप्शन नन या मोर देन वन। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान कितने हैं देश में? बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट के एमबीए की पढ़ाई के लिए सबसे सर्वोत्तम संस्थानों में जाना जाता है। और ऐसे आईआईएम कुल मिलाकर के भारत में वर्तमान में 20 हैं। कितने हैं? 20। तो याद रखना है आंसर ए। आज का लास्ट सवाल करंट अफेयर का, गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? गेहूं उत्पादन, गेहूं भारत में दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल समझते होंगे, वैसा फसल जिसका उत्पादन भोजन के सामग्री के रूप में होता है। गेहूं, चावल, मक्का, धना, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसल। तो कह रहा है गेहूं के उत्पादन भारत का स्थान कैमा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ है, या कोई नहीं है, या मोर देन वन? क्या आंसर होगा? तो एक चीज ध्यान रखना है डाटा कि भारत में जितना कृषिगत भूमि है उसका 13% क्षेत्रफल पर गेहूं का खेती होता है। और ऐसा करके भारत जो उत्पादन करता है वो चौथे नंबर पर है। कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर विश्व में। पहला स्थान रूस का है, दूसरा अमेरिका का है, तीसरा चीन का है और चौथा भारत का है। और भारत के कृषिगत भूमि पर 13% क्षेत्रों पर गेहूं की खेती की जाती है। तो यही था आज का भक्तिपूर्वक प्रश्न श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और ये काफी दिनों के बाद आया है और ये श्रृंखला हम चाहते हैं कि कंटिन्यू चलता रहे। पर डे ये प्रैक्टिस सेट हो आपका। टॉपिक 24 घंटे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे और सेट को प्रतिदिन बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपने अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को जरूरतमंद विद्यार्थियों जिनको रिजल्ट चाहिए वहां तक उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में। हो सकता है कि अभी कंटिन्यू ना हो, लेकिन एक सप्ताह के अंतर्गत ये टेस्ट होगा। अभी हो सकता है अल्टरनेट चलेगा या डेली चलेगा, तो इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, लेकिन टेस्ट की टॉपिक आपको पहले बता दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट में। तब तक जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबको मजा आया होगा, सब लोग पढ़े होंगे और हर विषय का इसी तरह से हम तैयारी आपको करवाएंगे। थैंक यू। बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।